हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने सिस्मिक वेव्स जो हैं, जो हमारी भूकंपीय तरंगे हैं, वो कैसे उत्पन्न होती हैं, और उसमें प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी वेव्स के बारे में बताया था, और सेकेंडरी वेव्स के बारे में बताया था, यानी कि पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में। तो आज उसी का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बॉडी वेव्स थी वो तो पहले हो चुकी हैं। जो सरफेस वेव्स हैं, यानी कि जो सरफेस वेव्स हैं, धरातलीय तरंगे हैं, उनके बारे में आज हम सीखेंगे। उसमें जो आपकी धरातलीय तरंगे होती हैं, उसमें दो तरंगे आती हैं, जो कि है पहली लव वेव्स और दूसरी है रेले वेव्स, यानी कि रेले तरंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में उसको एक बार मेंशन करके दिखाता हूँ आपको, जिससे कि आपको और आसानी हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसके बारे में मैंने ये ब्रीफ समरी दे दी है। व्हाट आर सिस्मिक वेव्स, यानी कि भूकंपीय तरंगे क्या हैं। टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स, यानी कि भूकंपीय तरंगों के टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ पी एंड एस वेव्स, यानी कि जो कि पी वेव्स हैं, यानी प्राइमरी वेव्स हैं, और सेकेंडरी वेव्स हैं, उनके जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, क्या क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि क्या उनका चरित्र है, किस तरीके से वो गति करती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो उसके बारे में मैं ब्रीफ समरी आपको एक बार फिगर के माध्यम से दे रहा हूँ। ये आपकी पृथ्वी है, और यहाँ पे मान लीजिए कि भूकंप इसी सेंटर से स्टार्ट हुआ, भूकंप यहाँ पे आया, जैसे कि ये प्लेटें या फिर एक दूसरे की तरफ आई, या फिर ये प्लेटें एक दूसरे के से दूर गई। तो जब ये प्लेटें एक दूसरे से पास आती हैं फिर दूर जाती हैं, तो एक भूकंपीय तरंगे यानी तो जब ये तरंगे निकलती हैं, तो या फिर ये ऐसे पृथ्वी के अंदर से जाती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से जाती हैं, कुछ इस तरीके से जाती हैं, आर पार करती हैं, और कुछ इसके सरफेस पे भी जाती हैं। ये सरफेस वाली जो तरंगे होती हैं, जहां से ये भूकंप उत्पन्न होता है, वहां से जब ये एनर्जी ऊपर की तरफ धरातल की तरफ आती है, धरातल से टकराती है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है इस जगह पे, इस पॉइंट पर एनर्जी रिलीज होती है, तो वहां से इन कणों को इस दिशा में, कुछ इस दिशा में, कि आप किसी पानी में कंकड़ मारते हैं तो लहर उत्पन्न होता है, उसी तरीके से जब यहाँ से, जहाँ से भूकंप का केंद्र होता है, वहां से जब एनर्जी रिलीज होती है, धरातल पे पहुंचती है, तब वो कई माध्यम में कई तरीके से जाती हैं, जिससे कि कभी ये तरंगे इस तरीके से हिलाती हैं पृथ्वी को, धरातल को, या फिर कभी कभी ऐसे वेव्स की तरीके से हिलाती है, तो उससे हम लोगों को फिर धन हानि का बहुत आपको देखने को मिलता होगा। कहीं बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, या फिर कहीं पे कुछ लोग मर जाते हैं बिल्डिंगों से दब के, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ये धरातलीय तरंगों की वजह से होती हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव तरंगे ये जो धरातल पे उत्पन्न होती है वही होती हैं, जो जिनका मेन रीजन होता है पी और एस वेव्स धरातल पे पहुंचते हैं, उनका, उनके वजह से ये तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये था ब्रीफ समरी जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हम लोग देखते हैं सतही तरंगों के बारे में आज जानेंगे, यानी सरफेस वेव्स, कि ये जो तरंगे हैं, सतही तरंगे हैं, वो पृथ्वी के अंदर ना जाकर वो सिर्फ बाहर चलती हैं, सरफेस पे चलती हैं, जिसपे हम लोग मौजूद रहते हैं। इंसान लोग जिस पे चलते हैं, या फिर जो भी जानवर और सभी चीजें जो पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं, उस पे जो चीजें एहसास होती हैं, जिन तरंगों का एहसास होता है, वो होती हैं हमारी धरातलीय तरंगे। भूगर्भीय तरंगे वो होती हैं जो कि पृथ्वी के अंदर से होके जाती हैं, ठीक है। तो ये होगी सतही तरंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एल वेव्स क्या हैं, और जो भी सतही तरंगे हैं, यानी जो सरफेस वेव्स हैं, उनका क्या करेक्टरिस्टिक्स है। पहली बात तो ये कि जो ये तरंगे होती हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत लंबी होती है। यानी कि जो हम लोगों ने पी वेव्स पढ़ी थी और एस वेव्स पढ़ी थी, उनके अपेक्षा इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है इनमें। और इसी वजह से इनका जो, मतलब धरातल पे जो हम लोग मौजूद होते हैं, जो हम लोग को परेशानियां होती हैं, वो सबसे ज्यादा इसी वजह से होती हैं। जो इनकी गति होती है वो अनुप्रस्थ है, यानी कि ट्रांसवर्स होती है, जैसे कि आप ऐसे ट्रांसवर्स होती है, इस तरीके से होती है। इसी वजह से ऐसे, जैसे कि एक तरंग टाइप का जाता है, तो इस वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है धरातल पे। जैसे आपने देखा होगा कि अभी नेपाल में भूकंप आया था, तो इतनी क्षति हुई है वहां पे जो संपत्तियां हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है इन सब चीजों का। क्योंकि यहाँ पे जो धरातलीय तरंगे हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक तरंगे, और जो ये तरंगे होती हैं, जो धरातलीय तरंगे होती हैं, इन तीनों में सबसे ज्यादा विनाशकारी यही तरंगे होती हैं, धरातलीय तरंगे। ठीक है। ये सबसे लास्ट में तो पहुंचती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। उसके बाद
अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये देखिए पृथ्वी है, जो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आया, उसके बाद जब ये जो तरंगे हैं, ये जब पी और एस वेव्स जब यहाँ पे धरातल पहुंचे, मेन पॉइंट पे यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद ये यहाँ से ये धरातल पे ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ये अंदर की तरफ नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। ये तरंगे जो धरातलीय तरंगे रहती हैं, ये यहाँ पे इस एरिया में नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, बस कुछ ही सीमा तक, जो ये मैंने लाइन खींची है, कुछ ही सीमा तक ऊपरी परतों में ये डिस्ट्रक्शन करते हैं, यानी विनाश पहुंचाती हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पाती हैं, तो इस वजह से अंदर कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। वहीं जो पी और एस वेव्स होते हैं, जो पी और एस वेव्स होते हैं, वो अंदर की तरफ जाते हैं, और अंदर इनको रीड किया जाता है कि पृथ्वी की संरचना कैसी है और किस तरीके से अंदर संगठन है पृथ्वी का, ये पता करने के लिए पी और एस वेव का ज्यादा यूज होता है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो धरातलीय तरंगों की वजह से होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं आपको सिस्मोग्राफ के बारे में बता दूं कि ये सारी तरंगें सिस्मोग्राफ पे रीड होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, हम लोग सिस्मोग्राफ एक ही जगह पे नहीं लगाते हैं, कि जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया एक सिस्मोग्राफ, तो बस हम लोग यहाँ पे भी अगर भूकंप आया, यहाँ पे भूकंप आया, यहाँ पे भूकंप आया, यहाँ पे भूकंप आया, सभी का यहीं से रीड नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग पृथ्वी के धरातल पे, धरातल के अंदर नहीं, हम लोग सिस्मोग्राफ को पृथ्वी के अंदर नहीं, बजाय इसके हम लोग धरातल के सतह पे सिस्मोग्राफ को लगाते हैं, जिससे कि हम लोग भूकंपीय तरंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो धरातल पे सिर्फ एक जगह पे ना लगाकर हम लोग कई जगहों पे लगाते हैं, जैसे यहाँ सेट कर दिया, यहाँ सेट कर दिया, यहाँ सेट कर दिया, यहाँ सेट कर दिया, यहाँ सेट कर दिया। मान लीजिए हम लोग, वैसे तो डायरेक्ट पता नहीं चल जाएगा, भूकंप कहीं से भी आ सकता है, पृथ्वी की परतें कहीं से भी खिसक सकती हैं, कहीं पे भी भूकंप आ सकता है, तो हम लोग कैसे जानते हैं कि हाँ भूकंप यहीं से आया है? तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आया इस जगह पे, तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कुछ तरंगे निकली इस जगह से, तरंगे ऐसे निकली, यहाँ पे पहुंची, तो इसका एक सर्कल बन जाता है। उसके बाद इसमें कितने टाइम बाद यहाँ पे मिली, उसके बाद यहाँ का एक सर्कल बन जाता है कि हाँ इतने देर बाद यहाँ पे एक तरंग मिली है, पी वेव्स जो हैं वो इतने सेकंड बाद यहाँ पे पहुंची हैं, और पी वेव्स यहाँ पे इतने सेकंड पे पहुंची हैं। तो जो इनका अंतर होता है, तो उसी तरीके से हम लोग एक मिड पॉइंट पता कर लेते हैं। जो ये तीसरा वाला होता है, जो ये सिस्मोग्राफ है, यहाँ से एक थर्ड सर्कल बनाते हैं, जहाँ पे एक कॉमन सर्कल, कॉमन पॉइंट पता चलता है, जहाँ पे वो सेंटर होता है भूकंप का। इससे हम लोग ये पता लगा ले जाते हैं कि असल में किस जगह पे भूकंप आया है और कहाँ पे उसका केंद्र है। तो चलिए लव वेव के बारे में जानते हैं, जो कि धरातीय तरंगों का पहला प्रकार है। यह सबसे तेज सतही तरंग है और जमीन को अलग अलग से हिलाता है। जो सतही तरंगें मैंने आपको बताया, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जब ये सतह पे पहुंचती हैं, तो जैसे कि मान लीजिए सरफेस है आपका, तो ये तरंगें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक वेव गत कर रही है, ये एल वेव गत कर रही है, तो इनमें जो तरंग होते हैं, जो कण होते हैं, तरंगों के कण, वो इस तरीके से गत करते हैं, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ। तो ये लोग ऐसे ऐसे कंपन करते हैं। तो जो भी सरफेस होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है आपके सामने, तो बिल्डिंग का नीचे सरफेस हिला देते हैं, और उसके बाद ये बिल्डिंग भी आपकी ढह जाती है, या फिर घर आपका डिस्ट्रक्ट हो जाता है, पूरा एकदम तबाह हो जाता है, तो इसलिए ये और विनाशकारी होती है, ऐसे ऐसे धरातल को हिलाती हैं। तो ये बहुत ही विनाशकारी होती हैं एल वेव्स। और जो सेकंड वेव होता है, रेले वेव, मैं आपको बताता हूँ। ये आपके धरातल को, जैसे कि ये समझ लीजिए, मैं एक आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये तरंग की दिशा है, तो ये आपको ये ऊपर नीचे, जैसे कि इनको ऊपर नीचे, एक जैसे कि आप कंकड़ मारते हैं पानी में, तो इस तरीके से ये डिस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि आपको ऐसे ऐसे गति करते हुए धरातल पे चलते हैं। तो आपका लव वेव आती है तो ऐसे ऐसे करती है, और रेले वेव आती है तो ऐसे ऐसे धरातल पे करती है। तो ये दोनों तरंगे जब धरातल पे ऐसे ऐसे कोई तरंग चलेगी, या फिर ऐसे ऐसे चलेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि हम लोग उसी सतह पे हैं, और जब ये उत्पन्न होंगी तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि धरातल के पपड़ी को हिला देती हैं, जिससे कि हम लोग को जनहानि और धनहानि दोनों होती है। आपको मैं एक फिगर के माध्यम से क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था एल वेव्स का। देखिए ये इस तरीके से चल रहे हैं, और उसके बाद इस तरीके से चल रहे हैं, यानी कि इधर 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 इधर, इस तरीके से धरातल पे, अपने सरफेस पे जिस पे हम लोग खड़े हैं, उस पे ऐसे ऐसे ये गति करते हैं, कंपन करते हैं। और जो रिले वेव्स है, ये रैली वेव्स हैं, इनको जैसे प्रोनाउंसिएशन बहुत टाइप का होता है, तो कोई कोई रैले कहता है, कोई कोई रैली कहता है, तो आप जो भी आपको सुटेबल लगे वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, रैली वेव इसको आप कहिए।
तो ये वेव्स जैसे कि देखिए एक दिशा में तो चल रहे हैं, लेकिन इनका जो ये मोशन का स्टाइल है, वो देखिए ये यहाँ पे एक वो दिखाया गया है, सर्कुलर मोशन दिखाया गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये ऐसे लहर नुमा आकृति में चलते हैं, ये ऐसे, इनको एक सीधी रेखा में चलेंगे, ये ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेंगे। तो इस तरीके से डिस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि विनाश करते हैं धरातल पे, और उनकी गति ऐसी होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये रिले वेव्स और रैली वेव्स और जो एल वेव्स हैं यानी लव वेव्स हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से ये हमारे धरातल को और हमारे लिए कितना प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सिस्मोग्राफ के बारे में भी आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है। और पी और एस वेव्स के बारे में अगर आप अभी क्लियर नहीं समझ पाए हो, तो आपको एक दिख रहा होगा लिंक, जो आपको इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा, आपको अभी ऊपर शो हो रहा होगा। आप पी और एस वेव्स के बारे में जान सकते हैं उस पर क्लिक करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या चीजें हैं। अब चलिए बात करते हैं कि इन तरंगों का यूज हम किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने में, और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। हम लोग अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग को जान जाएंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोग इसका जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूज कर सकते हैं, इनको रिगेन करने में हमें कितना टाइम लग सकता है, या फिर हम लोग जिस जगह पे स्थित हैं वो उसकी प्रकृति क्या है, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोग पृथ्वी के 1% भाग को भी नहीं जान पाए हैं। उसके इंटीरियर को समझने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक पूरा क्लियर जानकारी नहीं मिली है। हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेस के द्वारा भी पृथ्वी के अंदर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इंटरनल माध्यम से भी जानने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल में जो होता है वो, जैसे उल्का पिंड कहीं से गिरते हैं, तो हम लोग, जैसे जो उल्का पिंड होते हैं उनकी बनावट भी उसी तरीके से हुई है जिस तरीके से हमारी पृथ्वी बनी हुई है। तो हम लोग ये उल्का पिंड के अध्ययन से हम लोग जान सकते हैं कि हमारा पृथ्वी के अंदर का क्या चीज हो सकता है, किस तरीके से बना हो सकता है, लेकिन वो भी सटीक जानकारी नहीं होगी। तो हम लोग दूसरे तरीके से जो ज्वालामुखी और सोर्स है, देखा जाए तो जब मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है काफी गहराई से। तो हम लोग उनका अध्ययन करके जान सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन हम लोग जैसे कि हम लोगों का जो पृथ्वी का डायमीटर है वो बहुत लॉन्ग है, और अगर हम उसका सेंटर देखें तो 6000 कुछ किलोमीटर पे ये है इसका सेंटर। मुझे उसका डिटेल भी याद है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ समझ विकसित कर रहा हूँ उसके बारे में, तो इस वजह से नॉर्मली मैंने बताया। तो इतनी गहरी खुदाई करना भी मुमकिन नहीं है कि हम लोग उसको समझ पाए, क्योंकि अंदर की तरफ घनत्व भी बढ़ता है और गर्मी भी बढ़ती है। इस वजह से हम लोग इतनी गहरी खुदाई नहीं कर सकते। हम लोगों ने कोशिश भी की थी, लेकिन उतनी गहरी खुदाई हो नहीं सकी जिससे हम लोग पृथ्वी के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में समझ सकें। तो ये जो पी और एस वेव्स हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हैं, जो भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अध्ययन करके हम लोग ये जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना जो है वो कैसी है। जैसे कि पी वेव्स सबसे पहले पृथ्वी वो सिस्मोग्राफ पे रीड होती हैं, उसके बाद सेकेंडरी वेव्स आती हैं, उसके बाद एल वेव्स और वो रिले वेव्स यानी आर वेव्स आती हैं। तो हम इनके अध्ययन से हम पता कर लेते हैं कि अंदर क्या है, क्योंकि ये जब जिस जिस घनत्व, जैसे कि इनमें घनत्व जैसे जैसे पृथ्वी में चेंज होता है, वैसे वैसे इन तरंगों की गति में भी और दिशा में भी चेंजेस आते हैं। तो उनका अध्ययन करके हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको समझते हैं कि कैसे क्या यूज होता है। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये समझिए, ये हमारी पृथ्वी है। अब जैसे यहाँ पे भूकंप आया, तो जब पी वेव्स आती हैं तो ये देखा गया कि पहले ऐसे ऐसे, ये यहाँ से पी तरंग ऐसे चली गई, ठीक है, ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ से ये ऐसे सीधे ना जा करके ये थोड़ा टेढ़ी हो जाती है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे टेढ़ी हो जाती है, और फिर यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे, यानी कि कुछ स्पेस यहाँ पे छूट जाता है, कुछ स्पेस यहाँ पे छूट जाता है। यहाँ पे पी तरंगों का अध्ययन हो ही नहीं पाता, पी तरंगे मिलती ही नहीं सिस्मोग्राफ पे इस जगहों पे। उसके बाद फिर से यहाँ पे मिलने लगती हैं, इस जगह मिलने लगती हैं, और इन जगहों पे गायब हो जाती हैं। और जो ये पी वेव्स हो गई, और सेकेंडरी बेस में ये देखा गया सिस्मोग्राफ पे कि जैसे कि यहाँ से आई, ये गई एस वेव्स, ये गई और ये गई एस वेव्स, लेकिन ये पूरा जो स्पेस रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा मतलब गायब रहता है। यहाँ पे एस तरंगे आ ही नहीं पाती इस जगह पे, जो ये जगह है जिसको मैंने ये पूरा दिखाया है ये एरो के माध्यम से, कि इतने जगहों पे एस वेव्स आ ही नहीं पाती हैं। मतलब कि इसका सीधा सा ये है कि एस वेव्स तरल माध्यम में गति नहीं कर सकती। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था एस वेव्स के बारे में, सेकेंडरी वेव्स के बारे में। तो
इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी का कोर है, जो आंतरिक संरचना है, उसमें तरल पदार्थ भी है, यानी जो कोर का एक्सटर्नल कोर है वो तरल माध्यम में है। इस वजह से उसमें ये एस तरंगे नहीं गति कर पाती हैं। इससे ये पता चल गया। और जो पी वेव्स हैं, इसमें ये जो अंतर आ रहा है, तो वो जब तरल में आ रहा है तो उसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर आप पानी में देखते हैं, पानी में कोई चीज अगर रखी, आप सिक्का फेंकते होंगे पानी में, तो जब आप वो वहां पे हाथ डालते हैं सिक्का निकालने के लिए, तो उस जगह पे सिक्का नहीं रहता, उसके दाहिने या बाएं रहता है, तो थोड़ा रिफ्रैक्शन हो जाता है, यानी अपनी जगह से हट जाता है। उसकी जो आपका वो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक स्थिति से थोड़ा अलग बनता है। तो इसी तरीके से जब ये तरंगे गति करती हैं तरल अवस्था में, तो इनका थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे कि पी वेव्स आई तो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे कि यहाँ गति कर रही है, यहाँ गति कर रही हैं, और फिर यहाँ गति कर रही हैं, यहाँ गति कर रही हैं। लेकिन ये इस जगह पे जहाँ पे तरल था, वहां पे ऐसे घूमने के बजाय थोड़ा सा और यहाँ पे होके फिर ऐसे जाती हैं, फिर यहाँ पे होके फिर ऐसे जाती हैं। ये इतना जगह, जैसे मान लीजिए ये स्पेस छूट जाता है, तो यानी ये पी वेव्स यहाँ पे नहीं जा पाती हैं इस जगह पे, और एस वेव्स ये पूरे इतने जगह पे नहीं जा पाती, क्योंकि तरल माध्यम आ गया तो वो चल ही नहीं पाएंगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तरंगों की, जिसके माध्यम से हम लोग अंदर पृथ्वी के क्या है ये जान सकते हैं, कि तरल माध्यम है कि ठोस माध्यम है कि क्या है। तो ये तरंगे बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग इनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद रखा है, यानी कि जो भी चेंज हो रहे हैं, इनका वेग चेंज हो रहा है, तो पृथ्वी में जो संगठन है उसका, यानी किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वो चेंज होता है। जैसे कि किसी किसी में सिलिका पाई जाती है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जैसे। और उसके बाद कहीं पे पाया जाता है निकिल और फेरस, किसी जगह पे मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है और सिलिका पाई जाती है। तो इस तरीके से जो बनावट है पृथ्वी की, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम में है। कुछ तरल है, कुछ कुछ कठोर है, कुछ बहुत कठोर है। तो ये सब चीजें निर्धारित करती हैं कि उनका तरंगों का वेग कैसा रहेगा और क्या रहेगा उनकी प्रकृति। तो हम लोग जान सकते हैं कि पृथ्वी में अंदर के अवस्था में कुछ चीजें ठोस हैं, कुछ चीजें वो प्लाज्मा अवस्था में है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो तरल माध्यम में है, उसके बाद फिर से ठोस हो गई हैं। तो छाया क्षेत्र से हम लोग यही पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जैसे कि हमने ये तो बात कर ली कि यहाँ पे कुछ एक शैडो जोन बनता है, यानी कि छाया क्षेत्र बनता है, जिससे जहाँ पे पी तरंगे और एस तरंगे रीड नहीं होती हैं। अब ये देख लेते हैं कि किस एंगल पे ये तरंगे रीड नहीं होती हैं। अभी तक सिर्फ हमने ये जाना कि हाँ कुछ जगह पे नहीं होती हैं, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि एस तरंगे कहाँ से नहीं दिखना शुरू होती हैं, किस एंगल से, और पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितना होता है। तो एस तरंगों की अगर बात करें तो 103 डिग्री के बाद वो धरातल पे कहीं नहीं रह जाती, सिस्मोग्राफ पे कहीं नहीं रीड होती हैं 103 डिग्री के बाद। तो जैसे कि अभी आपको मैं नेक्स्ट में इसका फिगर है, मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे जैसे ये सेंटर है, अर्थक्वेक यहाँ से आया है, उसके बाद ये तरंगे यहाँ गई हैं, यहाँ गई हैं, यहाँ गई हैं, ये गई हैं, ये गई हैं। तो ये जो पी वेव्स हैं और आर वेव्स हैं, ये दोनों इसमें तो गति करेंगी, लेकिन जो आर वेव्स है वो 103 डिग्री तक तो रहेगी, लेकिन उसके बाद ये यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आई है एस वेव्स, क्योंकि ये जो कोर का अपर साइड है, यानी जो अपर कोर है, वो तरल माध्यम में है, तरल अवस्था में है, तो इस वजह से ये नहीं जा पाती। ठीक है। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि 103 डिग्री के बाद एस वेव्स नहीं रीड होती हैं। तो एस का छाया क्षेत्र हो गया 103 डिग्री से 103 डिग्री तक, आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद अगर हम यही पी तरंगों की बात करें, तो पी का जो शेडो जोन है, तो पी तो यहाँ पे तो एस के साथ 103 डिग्री तक तो आता है। उसके बाद जो ये माध्यम है वो तरल अवस्था में हो जाता है, जो कोर है, जो बाह्य कोर है, यानी कि जो एक्सटर्नल कोर है, वो तरल अवस्था में है। तो यहाँ पे इसका जो वेग है, जो तरंगों की गति है, वो थोड़ी चेंज हो जाती है, थोड़ी स्लो भी होती है और थोड़ी चेंज भी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिशा भी चेंज हुई है और स्पीड भी चेंज हुआ है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं, उसके बाद फिर से जब बाहर निकलती हैं, फिर से इनकी दिशा और स्पीड चेंज हो जाती बढ़ जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये पी है, पी इस जगह पे नहीं रीड हो पाता है, और पी सेम इस तरफ भी पी नहीं रीड हो पाता है। यानी कि पी का अगर हम शैडो जोन देखें तो 103 डिग्री से लेके 142 डिग्री तक ये नहीं दिखाया था। यानी ये शैडो किसे कहते हैं, जैसे कि आप खड़े हुए हैं तो पीछे आपकी परछाई बनती है, यानी कि वहां पे आप नहीं दिखते हैं, अंधेरा रहता है। तो इसी तरीके से जो अंधेरा वाला भाग है, यानी पी जहाँ पे नहीं पहुंचता है, वही ये जगह है 103 डिग्री से लेकर 142 डिग्री तक। उसके बाद 142 डिग्री के बाद फिर से पी वेव्स रिसीव होने लगती हैं, जो सिस्मोग्राफ यहाँ पे लगाया जाता है। जैसे कि
यहाँ पे सिस्मोग्राफ लगाया गया, यहाँ पे 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 लगाया गया, और फिर ये नीचे की तरफ भी लगाया गया, यहाँ पे भी लगाया गया, यहाँ पे भी लगाया गया। तो जो इतने जगह पे है, जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी सिस्मोग्राफ पे रीड नहीं करते हैं ये तरंगे, पी तरंगे। पी तरंगे नहीं रिसीव करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी, इस तरफ भी, लेफ्ट साइड में भी पी तरंगे रिसीव नहीं होती हैं। लेकिन उसके बाद 142 के बाद ये फिर से रिसीव होने लगती है, यानी कि जब इनका वेग चेंज होके उसके बाद फिर से ये सतह पे आती हैं, तो इनको फिर से रीड किया जाने लगता है। तो ये पी वेव्स का हो गया शैडो जोन, और एस वेव्स के शैडो जोन के बारे में बताया मैंने। ये सीधे सीधे डिनोट करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और क्या है। वेव, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पी और एस वेव साथ साथ कितने डिग्री तक चलती हैं, तो आप बताएंगे 103 डिग्री तक। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं इनके बारे में। अब पी वेव्स कैसे चलती है, जैसे यहाँ पे आया, उसके बाद ये यहाँ से, ये देखिए ये चल रहा है, अभी तक तो साथ में चल रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ से जैसे ये जो आउटर सर्किल है कोर का, ये यहाँ से देखिए ये इतना क्षेत्र छूट गया, ये देखिए ये यहाँ से इतना क्षेत्र छूट गया, ये शैडो जोन हो गया पी का। ये यहाँ से अभी देखिएगा, ये सारी चीजें यहाँ तक खाली रहती हैं, फिर से ये अलग डायरेक्शन में चलने लगती हैं। तो ये हो जाता है शैडो जोन पी का। उसके बाद जब यहाँ पे ये पृथ्वी से टकराती है, उसके बाद फिर से ये गति करती है, देखिए यहाँ पे टकराने के बाद फिर से ये देखिए यहाँ से घूम रही है कुछ, यहाँ से घूम रही है, यहाँ से घूम रही है। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए आपको बता दिया कि ये तरंगे पहले आती हैं, निकलती हैं, वेग बदलता है, दिशा बदलती है, उसके बाद फिर से धरातल पर टकराने के बाद फिर से अंदर की तरफ फिर से चलने लगती है। तो पी का ये सारा डायरेक्शन है, पी के कैसे गति करती है ये समझ में आ गया, और उसका शैडो जोन क्या क्या है। और यहाँ पे एस वेव्स का देखिए, एस वेव जैसे ही कोर आता है, पहले तो चलती है, कोर आता है तो वहां पे गायब हो जाती हैं। उसके बाद जो बाहर बाहर का जो बचा होता है, जहाँ पे गति कर रही होती हैं, वो आराम से उस जगह पे चलती रहती हैं। यानी एस का शैडो जोन आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे, ये देखिए ये एस का शैडो जोन है। यहाँ पे देखिए तरंग कुछ दिख ही नहीं रही है क्योंकि तरल माध्यम आ गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पी वेव्स हर तरफ से चल रही हैं, लेकिन बस इनकी गति और दिशा चेंज हो जा रही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वजह से। अब आपको मैं एपिसेंटर और फोकस के बारे में बता देता हूँ। जिस जगह पे भूकंप उत्पन्न होता है, यानी कि जहाँ पे प्लेटें सरकती हैं या फिर लड़ती हैं, टकराती हैं, तो उस जगह पे एनर्जी जहाँ से रिलीज होना शुरू होती है, उस जगह को फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस वही होता है, वहीं से हमारा हाइपोसेंटर यानी फोकस वही होता है जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा ये कि जब धरातल पे वो, अगर लंबवत देखें, जो सबसे पास में पड़ता है धरातल के, वही एपी सेंटर होता है, जहाँ पे भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसे ही एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, उपकेंद्र कहते हैं, भूकंप का उपकेंद्र हिंदी में, भूकंप का उपकेंद्र। ये उपकेंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। तो आपको ये नॉलेज रहे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि एपी सेंटर कहीं नीचे वाला तो नहीं है और फोकस ऊपर वाला तो नहीं है जहाँ पे सबसे पहले महसूस होता है। तो इसके वजह से भी मैंने इसको क्लियर कर दिया है। ठीक है, सिस्मोग्राफ पे आप ये बताइए कि जो इसका स्केल होता है वो कितना सा कितना होता है। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 0 to 9, 1 to 11, 5 to 12 और 0 to 12। इसमें से कौन सा रहेगा कि सिस्मोग्राफ में कितना स्केल रहता है, मतलब कितनी वैल्यू रहती है कि हाँ इतने से इतने तक वो भूकंप को मापा गया है। तो आप सिस्मोग्राफ के बारे में ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि पीवीएस कैसे सबसे पहले पहुंचती हैं। देखिए हमारा घर है, सबसे पहले पीवीएस पहुंची जहाँ पे, ये देखिए भूकंप यहाँ पे आया, भूकंप का ये सेंटर है। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले देखिएगा, यहाँ से पीवीएस सबसे पहले आएंगी, ये देखिए रेड कलर में पीवीएस गई। अब देखिए एस वेव्स जा रही हैं, उसके बाद एस वेव्स गई, वो घर को हिलाया। और लेकिन ये जो धरातलीय तरंगें हैं, अब वो गई। सबसे डिस्ट्रक्टिव यही होती हैं, जैसे कि जो यहाँ से जा रही हैं, जो यहाँ से जाएंगी वो धरातलीय हैं। ठीक है, और जो यहाँ से जा रही हैं ये भूगर्भिक हैं, जो ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पी, उसके बाद एस, उसके बाद एल। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल कि हम लोग किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को उसके पी और एस यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के छाया क्षेत्र के द्वारा समझ सकते हैं कि उनका आंतरिक संरचना कैसी है।
इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि उसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना में, और कौन कौन सी असंबद्धता है, यानी कि कौन कौन सा, जैसे कि परतों का जो स्वरूप चेंज होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसमें बीच बीच में उनको नाम दे दिया गया है कि यहाँ से ये परत अलग हो रही है, तो उसमें एक असंबद्धता करके नाम दे दिया गया है, डिस्कॉन्टिन्यूटी। यानी कि यहाँ से ये डिस्कॉन्टिन्यू हो गया है, यहाँ से ये डिस्कॉन्टिन्यू हो गया। आपने गुटेनबर्ग का पढ़ा होगा, मोहो का पढ़ा होगा, ऐसे रेपिटी का पढ़ा होगा। तो ऐसे करके कोनरॉड, ये सब असंबद्धता के द्वारा यानी डिस्कॉन्टिन्यूटी के द्वारा इनको व्यक्त किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हर एग्जाम में। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये सारे वीडियो से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपको इंटरेस्टिंग वे में ये भी समझ में आ रहा होगा कि भूकंप कैसे आता है, सबसे पहले कौन सा आया। अब जब भी भूकंप आएगा आप सोचना कि हाँ, पी और एस वेव्स तो आ चुकी हैं, ये धरातल वाली जो तरंगे यानी जो अभी हिला हुआ है, वो है हमारा जो सरफेस वेव्स हैं, वो अभी आई होंगी। पहले हम लोग पी और एस वेव्स फील कर चुके होंगे, उसके बाद ये आई होंगी, तब हमें फील हो रहा है, यानी अब धरती कब रही है, हम लोग को तब महसूस होता है। ठीक है। और जो घर गिरते हैं या फिर जो भी डिस्ट्रक्शन होता है और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब भी बहुत बुरी तरीके से होती हैं। तो आप जब भी ऐसा कुछ हो, तो आप घर से अपने बाहर निकल जाया करें, या फिर अगर आप घर से बाहर निकलने की स्थिति में ना हो, तो आप किसी भी टेबल या फिर किसी भी, जैसे कि जो आपका हार्ड कोई टेबल हो, उसके नीचे चले जाया करें। और सबसे पहले अपना सर बचाया करें, किसी भी चीज़ को, कहीं कोई कोलैप्स हुआ करे तो आप सर बचाया करें अपना। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और थोड़ा बहुत जानकारी लेते रहा करिए यूट्यूब से। कभी ना कभी ये सब जानकारियाँ आपको फ़ायदा देती हैं, आपके अपनों के लिए, आपके लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।